इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पाठ क्रमांक 10 गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर फेंका जाता है तो प्रत्येक वस्तु कुछ ऊंचाई पर जाकर और पुनः वापस है जो नीचे गिरती है। न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, वे पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक सेब है जो उनके ऊपर गिरती है और वहां से इस घटना के बारे में उनको सोचने के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या यह दोनों स्थितियों में वही बल लगाती है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी होता है। यानी जैसे सेब उनके ऊपर गिरी तो उनको ये लगा कि पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। तो क्या वही शक्ति चंद्रमा को भी अपनी ओर खींचती है क्या, पृथ्वी को? तो उन्होंने बताया कि दोनों ही स्थितियों के अंदर, यानी सेब या प्रत्येक कोई भी दूसरी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसी बल से चंद्रमा को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया, अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर निकालता है, ये प्रत्येक बिंदु पर पृथ्वी की ओर ऐसा गिरता रहता है। अतः यह आवश्यक है कि पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरता हुआ नहीं देखते। तो उसके लिए क्या है, इस घटना को समझने के लिए एक पत्थर लेते हैं, उसको धागे बांध लेते हैं और उसको चारों तरफ घुमाते हैं। देख लीजिए ये चित्र में जैसे जैसे प्रत्येक बिंदु बनाया हुआ है, ये प्रत्येक बिंदु इस बालक की ओर ये पत्थर गिरता हुआ यूं नजर आएगा। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वर्ताकार पथ पर गति करता है। यानी जैसे गोल गोल घुमाते जाएंगे तब तक वो वर्ताकार पथ पर गति करता रहेगा, और जिस बिंदु से उसको छोड़ देंगे वो वहां से सरल रेखा में गति करेगा। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन, त्वरण सम्मिलित है। इस बल के कारण यह त्वरित होता है तथा जो वस्तु को वर्ताकार पथ में गतिशील रखता है। यानी ये जो धागा है वो उस पत्थर से बांधा हुआ है और एक बल लग रहा है बालक के द्वारा, उससे वह पत्थर बालक की ओर आकर्षित होता है और प्रत्येक बिंदु पर वो बालक की ओर गिरता रहता है और घूर्णन करता रहता है। सेम इसी प्रकार से पृथ्वी है जो चंद्रमा को एक बल से बांधे हुई है और प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी की ओर ऐसा गिरता हुआ गति करता रहता है। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गति करेगा। यदि ये बल नहीं होगा तो पत्थर है वो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करेगा। इसी प्रकार से यदि आकर्षण बल पृथ्वी के अंदर नहीं होगा तो चंद्रमा एक सरल रेखा में गति करेगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिलता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक सरल रेखा के अंदर गति करेगा। ये कह रहा है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख पाते? ये कह रहा है कि पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है या दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है क्या? तो गति का तीसरा जो नियम है वो कहता है कि सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। क्रिया की प्रतिक्रिया गति का तीसरा नियम है। लेकिन गति का दूसरा नियम के अनुसार यदि दिए हुए बल के जो बल दिया हुआ है बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के युत कर्मानुपाती होता है। त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान जो होता है उसका युत कर्मानुपाती होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है। पृथ्वी जो है उसका द्रव्यमान और सेब की द्रव्यमान की तुलना करें तो सेब का द्रव्यमान नगण्य आ जाता है। इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख सकते। इस तर्क का विस्तार यह जानने के लिए किया जाता है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता है। मतलब सेम स्थिति हो जाती है कि भाई सेब है जो पृथ्वी को आकर्षित क्यों नहीं करता, तो उसका कारण है कि पृथ्वी का द्रव्यमान और सेब के द्रव्यमान में अंतर है, और पृथ्वी का द्रव्यमान और सेब के द्रव्यमान की गणना करें तो सेब का द्रव्यमान नगण्य आ जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा दोनों जो आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो
चंद्रमा है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित करता हुआ नजर आता है, परंतु चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करता? तो उसका कारण ये द्रव्यमान का ही है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। पहले की बातें तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रह के चार बीच में एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेव तथा चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच में यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाल दिया कि संसार के अंदर जितने भी पिंड वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वो आकर्षण बल जो है उसका नाम उसने गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम चलता है। नियम क्या है? विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम यही है, दो पंक्ति वाला। जैसे ये दो पिंड है, ए और बी, तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है, ए का जैसे द्रव्यमान है, बी का द्रव्यमान है, उन द्रव्यमान का गुणनफल कर दे। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा कौन? इनके बीच में लगने वाला बल। ए बी को आकर्षित करेगा, बी ए को आकर्षित करेगा। वो बल कितना होगा? उस बल की जो मात्रा है इन दोनों के द्रव्यमान को गुणनफल कर दे तो उसका समानुपाती आएगा, वह बल के बराबर होगा। और उनके बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी बल जो होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के तो समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए, यदि अपन मान लें कि जो ए है इसका द्रव्यमान जो है वह m है, दूसरा बी जो है उसका द्रव्यमान जो है छोटा m है, तो दोनों पिंड ए तथा बी एक दूसरे को डी दूरी पर स्थित है। इनके बीच की जो दूरी है वह डी है। तो मान ले दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल जो है वह F होगा। आकर्षण बल जो है वह F है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F समानुपाती m इंटू एम, यानी ए का द्रव्यमान है बड़ा है, बी का द्रव्यमान है छोटा है, तो इन दोनों का गुणनफल कर दिया, वह समानुपाती हो जाएगा किसके? बल के। इसी प्रकार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी कितनी है? d, तो f व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। तो ये पहली समीकरण तो हो गई समानुपाती वाली, दूसरी समीकरण हो गई व्युत्क्रमानुपाती। अब जो है इसको अपन क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण दोनों को आपस में मिला लेते हैं, तो f समानुपाती m इंटू एम बटे d²। यानी एक था, एक का m और m से गुणा कर दिया, तो का अपन ना हटाएंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे तो एक g नियतांक लगेगा। g है, ये नियतांक है, स्थिरांक है। तो f बराबर g m इंटू एम बटे d², ये समीकरण 4 प्राप्त हो जाती है। अब क्या करते हैं, समीकरण जो 4 है उसका अपन है जो वज्र गुणा कर दिया, यानी क्रॉस गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? f इंटू d² बराबर g m इंटू एम। तो g का मान अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? f इंटू d² बटे m इंटू एम। समीकरण 5 में बल दूरी द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर g के ऐसा ही मात्रक प्राप्त होते हैं, जिसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर kg कहते हैं। ये g का मान है, स्थिरांक जो है उसका है। एक हेनरी कैडविस करके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सुग्राही तुलना का उपयोग करते हुए g का मान ज्ञात किया, और g का जो सर्वमान्य वर्तमान के अंदर जो मान है वह कितना है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर kg। ये g का मान है। कुल मिला के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि यदि दो जो पिंड है, इन दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है उनका गुणनफल कर दे तो वह उनके बीच में लगने वाले बल के समानुपाती होगा, और उनके बीच की जो दूरी है वह उस बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो समानुपाती का अपन ने कर लिया, F समानुपाती m इंटू एम,
और युत कर्मानुपाती के लिए एफ युत कर्मानुपाती 1/d²। तो ये एफ समानुपाती m इंटू एम और एफ युत कर्मानुपाती 1/d², इसको आपस में मिला लिए तो आ जाएगा एफ समानुपाती m इंटू एम बटे d², और समानुपाती को हटा देंगे और g स्थिरांक लगा देंगे तो f बराबर g m इंटू एम बटे d², ये आ जाएगा। धन्यवाद।